वेलकम बैक जी। ये जो अफगानिस्तान के और फिर उससे हट के ईरान के मामलात हैं उसके ऊपर हमने बात करनी है और एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन कर दिया। चिश्ती साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि एक तो ये बताइए कि ये अफगानिस्तान वाले मामलात हैं, पाकिस्तान जिस तरीके से बार बार कोशिश भी कर रहा है और उनको समझाने की भी कोशिश कर रहा है, तो काफी दिन हो गए इस कैंपेन को जो हालिया हमने शुरू की है। अब ये कहाँ तक पहुंची है और अब तक हमने क्या अचीव किया है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो? देखिए, मेजरेबल तो टर्म हम तब कैलकुलेट कर पाएंगे जब एक ऐसी कॉस्ट तक हम पहुंच जाएंगे जो अफगानिस्तान के तालिबान से ना दी जा सके। हम तो बहुत मैं अक्सर कहता हूं कि बड़ा वेल मेजर्ड और बड़ी वेल कैलकुलेटेड कैंपेन कर रहे हैं। ये भी मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि हम इसमें मुख्तलिफ किस्म के बॉम्ब्स यूज कर सकते हैं। कुछ जनरल पर्पस बॉम्ब्स होते हैं, वो बहुत इकोनॉमिकल भी होते हैं, लेकिन उसका अंदर जो आपका डैमेज या डिस्ट्रक्शन होती है उसको कन्फाइन करना उस टारगेट तक जरा मुश्किल होता है। इसी वजह से हम जी। जो हमारी मुसल्ह अफवाज है फोर्सेस, वो बड़े वेल मेयर्ड और बड़े प्रिसीजन के ऐसे वेपन्स यूज कर रहे हैं जिससे कोलैटरल डैमेज ना होने के बराबर होता है। नंबर वन, वो हम क्योंकि अपनी जी। जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं कि हमारा कोई कोलैटरल डैमेज या सिविलियन पॉपुलेशन या कोई इनोसेंट सिविलियन उसका टारगेट या निशाना ना बने। ऑल्दो तालिबान हमेशा से ही औरतों बच्चों को एज ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करते आए हैं। नंबर वन। नंबर टू, एक और बड़ी हम्म। इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमने लेडर ऑफ एस्केलेशन बहुत कंट्रोल किया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि हमने एक इतनी नी जर्क रिस्पॉन्स या ऑल आउट जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी है वो हमने रिस्ट्रेन की हुई है, इसी वजह से कि ना हम कोलैटरल डैमेज करें और ना हमारा मकसद कोई इतना हम्म। ज्यादा ओवर किल करना है। हम चाहते ही यही है कि वो रियलाइज करें तालिबान के हमने जो स्पॉन्सर किया हुआ है, जो लॉन्चिंग पैड किए हुए हैं, जो हमने फंडिंग बाहर से लेकर एक टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उसकी कीमत हमने उनके लिए महंगी करते हम्म। जा रहे हैं ग्रेजुअली। अब टारगेट तब हम मैयर कर सकेंगे ठीक। जिस दिन हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे या उस नतीजे पर पहुंचेंगे तालिबान के अब उनसे वो कीमत नहीं दी जा रही, और ऑब्वियसली वो नेगोशिएशन टेबल पर आना चाहेंगे। और नेगोशिएशन भी वेरीफाइड तरीके से होगी, ना कि सिर्फ जिसको कहते हैं कागजों में या डॉक्यूमेंटेशन करके या जुबानी एश्योरेंस या किसी और थर्ड मुल्क की जुबानी गारंटी पर शायद अब बात आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक। अच्छा, उसमें तालिबान का अपना जो रिजीम है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब हम तो इस हवाले से भी ये नहीं कह सकते, पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, रिजीम चेंज के हवाले से वहां पर आप समझते हैं कि तालिबान रिजीम इससे कितना वहां पर कमजोर हुआ है, एक बात। और दूसरी बात, जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान को लेकर किया जा रहा है, हालांकि पाकिस्तान पहले दिन से कह रहा है कि अफगानिस्तान के आम आदमी से तो पाकिस्तान का कोई मसला ही नहीं है, हमारा मसला तो दहशतगर्दी है। लेकिन हमने देखा है कि उनका सोशल मीडिया पर उसमें कुछ उनको इंटरनेशनल मीडिया की सपोर्ट, खासकर इंडियन मीडिया की सपोर्ट है, जो पाकिस्तान को लेकर बहुत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर आपने सही कहा, रजीम चेंज तो अफगानिस्तान के लोगों का मसला है, या जो वहां पे ग्रुप्स कॉन्फ्लिक्ट आपस ठीक। में उलझे हुए हैं, जो पावर हब्स हैं, एक दूसरे को पुश एंड पुल करते हैं, कुछ अलायंसेज हैं, कुछ इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, ये उनका मसला है कि रजीम चेंज उन्होंने कब और किस तरीके से करनी है। पहला बात ये। दूसरी बात आप नोट करें, जो जिसको प्रेशर आप बात कर रहे थे, इंटरनल प्रेशर बहुत है जो रजीम के ऊपर। उसकी वजह ये है हम्म। कि ईरान के लोग जो सफर कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर वो भी समझते हैं कि ये एक जो नामुनासिब और बल्कि इलीगल इलिजिटिमेट उनका जो रवैया है उनकी हुकूमत का, उसकी वजह से उनको भी हार्डशिप का सामना पड़ रहा है। हम्म। दवाइयां नहीं पहुंच रही या मेडिसिन नहीं, हम्म। कोई टाइम पर डिलीवर नहीं हो रही अस्पतालों को, या फिर फूड शॉर्टेज हो रही है, तो साहब का साहब वो आप समझते हैं पहले। अभी उसी को प्रेशर को नलिफाई करने के लिए और अपनी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी सो कॉल्ड एग्जिबिट करने के लिए उन्होंने ये पाकिस्तान पर, उनका मकसद ही यही था कि दूसरे ग्रुप्स को मैसेज किया जाए कि लोग उस तरफ ना ले और हों। हम बड़ा रिजॉल्व रखते हैं, हम एक सेंस ऑफ अचीवमेंट अपने लोगों को शो करें, अपनी एक कैपेबिलिटी जाहिर करें दूसरे ग्रुप्स को कि हमारी ये कैपेबिलिटी है। तो एक और नाकाम कोशिश थी। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि इंडियन एलिमेंट ने बैक किया, उसको बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडे में कन्वर्ट किया, और जैसे वो पहले हमारे F-16 शूट करते रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक, फिर हमारे पायलट को कैप्चर करने की खबरें चलाते रहे हैं फेक न्यूज के हिसाब से, वो इस वक्त भी उन्होंने यही किया है कि जब ये ड्रोन चलाए गए हैं तो उन्होंने बहुत ही ऐसे शो किया है एग्जिबिट के जैसे बहुत कामयाबी हमें हासिल हुई है। वो बुनियादी तौर पर एक अपना प्रेशर डिल्यूट करना चाहते हैं, दूसरे ग्रुप्स का भी, अफगानिस्तान के लोगों का भी। और विद इन भी खबरें आ रही हैं कि जो तालिबान रजीम है उसके इंटरनल डिफरेंसेस बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि उनमें डिफरेंस ऑफ स्ट्रैटेजी में, पॉलिसी में है। कुछ तालिबान चाहते हैं कि पाकिस्तान से हमें कॉन्फ्लिक्ट ठीक। नहीं करना चाहती, और कुछ जो हार्ड लाइनर समझते हैं कि वो पाकिस्तान को काउंटर करके एक सर्वाइवल की एक ऑप्शन तलाश कर लेंगे। ठीक। तो अच्छा, इससे जरा आगे अब मैं आपको ईरान वाले मामले के ऊपर आपकी राय चाह रहा हूं कि
जो स्टेट ऑफ हुर्मस को लेकर बार बार बातें हो रही थी, फिर उस पर हमने अमेरिका के सदर के हवाले से देखा, आज इवन बीबीसी ने लिखा कि वो मायूस दिखाई दे रहे हैं, खासकर जो उनके एलाइज हैं, चाहे वो नेटो हो या यूके हो, वो जिस तरह से उनको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। फिर आज ही मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ने बताया कि नेवल एस्कॉर्ट नहीं किया जा सकता वहां पर स्टेट ऑफ हुर्मस के जरिए। फिर अमेरिका का अपना मीडिया भी कह रहा है कि उन्होंने अपनी फौज से भी कहा कि आप लोग क्यों नहीं खुलवाते, तो उनका वो टेक्निकली वहां उतना आसान है नहीं है। आप समझते हैं कि यहाँ पे अमेरिका को जो उसकी प्लानिंग थी, जो उसकी असेसमेंट थी, वो नाकामी हुई है और ईरान बड़ी कामयाबी के साथ उसको चोक पॉइंट बनाने में कामयाब हो गया? जी, बिल्कुल, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ नहीं कह रहा, अमेरिकन प्रेसिडेंट दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री कमांडर होने के हैसियत से भी बहुत सारे मुल्कों को दरख्वास्त कर रहे हैं कि जनाब हमारी मदद करें अपना होर्मुज को खुलवाने के लिए। तो ये एक सेल्फ का इंडिकेटर है। इसका मतलब है दुनिया की सबसे बड़ी पावर जिसने खुद इनिशिएटिव लेके हमला किया, जिसने खुद थ्रेट किया ईरान को नेस्तो नाबूद करने के, ये कर देंगे, वो करने के बावजूद उन्होंने जंग के तीसरे दिन कहा था कि ईरान की कैपेसिटी भी नहीं है और अगर कैपेसिटी हुई तो हम उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे अगर इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की कोशिश की। 3 दिन छोड़े, आज 17-18 दिन हो गए। ठीक। अब अपनी मर्जी से, ईरान की मर्जी से तो कॉन्वॉयज और शिप्स जा रही हैं, लेकिन अमेरिका की मर्जी से एक शिप पे नहीं गुजर सका। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ठीक। एलिमेंट ऑफ डिग्री ऑफ कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का है, ना कि अमेरिका का है। एक और चीज जिसको आप जिस तरफ इशारा ठीक। कर रहे थे, हम डिस्कशन में जरूर कहते हैं कि ये 35 किलोमीटर विड्थ का एक नैरो सी पट्टी है समंदर की, लेकिन जो नेविगेटेबल या हम्म। शिप जहां से गुजरते हैं वो सिर्फ 10 किलोमीटर है। ये कॉरिडोर्स है। इसके हम्म। अगर एक्सटेंड बाहर की तरफ जाते हम्म। हैं तो समंदर की तय कम है और बड़े जहाज जो हैं वो कम डेप्थ होने की वजह से वहां पे सेल नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ एक 10 किलोमीटर की एक बैंड ठीक। है या कॉरिडोर है जिसके अंदर से उनको ऑब्लिगेटरी होता है। इसीलिए टारगेटिंग स्ट्रैटेजी ईरान की बहुत कामयाब है, क्योंकि उसको पता है, उनकी प्रिडिक्टेबल रूट का पता है। इसीलिए आपने देखा कि पिछले दिनों कई जो एंकरेज किए हुए जो शिप से उन्होंने मूव करने की कोशिश की तो ईरान ने उन पर हमला किया। तो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ज्यादा बेबस लग रहे हैं एज कंपेयर टू ईरान इस मामले में स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि दुनिया में तेल महंगा हो। अगर तेल महंगा होगा तो जो न्यूट्रल लोग भी हैं, जो इस कॉन्फ्लिक्ट से जिनका कोई भी ताल्लुक नहीं है, उनको तो बहुत ज्यादा रीच डिफिकल्टी होगी ऑयल की। और अगर ऑयल की डिफिकल्टी होती है तो जाहिर है एक बहुत ज्यादा एक ओपिनियन प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत जल्दी खिलाफ हो जाएगी। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ट्रंप साहब ने असेस क्या किया था? एक जानिब वो सुप्रीम लीडर के हवाले से हिट किया, तो उनका ख्याल था कि वहां पे रिजीम चेंज हो जाएगा, लोग जो है एक अपराइजिंग देखने को मिलेगी, वो भी नहीं हुआ। कल हमने उनकी गुफ्तगू सुनी और वो हैरान कुन तौर के ऊपर ये कह रहे थे कि देखिए वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ईरान जो है वो इस तरह से गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि आज वेस्टर्न मीडिया ने बताया कि ऐसा नहीं था। उनको ये बताया गया था कि ईरान ये करेगा, लेकिन उनका ख्याल ये था कि ये उससे पहले पहले ही, जिस तरह स्टेट ऑफ हुर्मुज के बंद करने से पहले पहले ईरान सरेंडर कर देगा। तो उनके सामने वो ऐसा टेबल था क्या जिसको उन्होंने कहा था कि कैलकुलेट किया, ये जीतेंगे, ये हारेंगे, ये हासिल करेंगे, ये हम हासिल नहीं कर पाएंगे? देखिए गोदर साहब, स्टेट ऑफ हॉर्मुज या नो हॉर्मुज जब अटैक हुआ है तो बुनियादी तौर पर सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल इस पूरे के पीछे नेतन्याहू था। और वो तकरीबन 40 साल से हम्म। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और 20 साल से तो बड़ा एक्टिवली हर आने वाले सदूर के पीछे होता है कि जनाब ये ईरान मॉन्स्टर है, खुदा ना खास्ता जिनी है, इसको किसी तरह काबू में ना किया तो ये हो जाएगा। तो हर सदर ने डिनाई किया। पिछले सदूर के आप इंटरव्यूज डिफरेंट जगह पढ़ लें, उन्होंने बहुत ज्यादा बाइडेन को भी कोशिश की थी कन्विंस करने की पर आप हमला कर दें। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की खुशामदी का उनको मूड है, उनको जिस तरह उन्होंने खुश किया और बताया होगा कि जनाब आप हिस्ट्री में जिस तरह आपने वेनेजुएला का नाम कर दिया, चंद घंटे के अंदर तारीख आपको याद रखेगी, ये वेनेजुएला प्लस है। तो इसको भी न्यूट्रलाइज कर ही दें ताकि आप तारीख आपको और ज्यादा याद रखे। टोटल मिसकैलकुलेशन। और जब वेनेजुएला जैसी, मैं अक्सर कहता हूँ गोदल साहब, जब मैं वेनेजुएला जैसी आपको इजी विक्ट्री मिलती है, उसके साथ एक बैगेज बहुत बड़ा इन्वॉल्व होता है जो आपको वार्निंग देता है। और मेरे मेरे जैसे जो स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी है उनको भी पढ़ाया गया था, या मैंने भी पढ़ाया था बाद में, कि ये एपिटाइजर एडिक्शन के तौर पर एक्ट करता है। जब इस तरह की इजी विक्ट्री होती है तो कोई भी कमांडर मिसलीड करता है। खासतौर पर पॉलिटिशियंस ये कर समझते हैं कि मिलिट्री जो है वो हर मकसद के लिए, हर जगह के वक्त के लिए फिट होती है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डिसीजन। वो ठीक। प्रेसिडेंट ट्रंप ने फैसला किया, उसको उन्होंने एपिटाइजर समझा। उन्होंने समझा मैंने बाएं हाथ से वेनेजुएला को हिला के रख दिया तो दाएं हाथ से मैं ईरान को कर लूंगा। लेकिन ये मेन डिश है। एपिटाइजर के बाद जो उनके लिए जाहिर है जिसको कहते हैं कि बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उसकी वजह से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा सिनेरियो बिल्ड हुआ है खासकर मशरक़ वुस्ता के अंदर, और फिर ट्रंप साहब अब इवन चाइना से मदद मांगने के ऊपर आ गए हैं, फिर चाइना की और जो यूएस की समिट थी उसके हवाले से कहा गया कि उसको डिले करने का कहा गया है।
ये आप आने वाले दिनों के अंदर इसमें कोई डी एस्केलेशन देख रहे हैं? आप ये समझते हैं कि अब चूंकि मिलिटरीली जो उन्होंने करना था वो कर लिया है, तो अब टेबल टॉक के ऊपर या कोई सीज फायर या ब्रेक थ्रू हो सकता है या नहीं? अभी ये चलेगा क्योंकि दोनों तरफ से कोई ऐसा सिग्नल आ नहीं रहा। कंटिन्यूटी जो होती है ना, देखिए वो दो तरह से डिस्करेज होती है कि अगर एक साइड बहुत हावी हो जाए तो जाहिर है एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज हो जाती है, जो मुल्क हार रहा होता है तो बड़ी जल्दी कॉम्प्रोमाइजेस हो जाते हैं, तो लोग सीज फायर में पड़ जाते हैं। इस वक्त स्टेक होल्डर्स बहुत डिफरेंट हैं ना। अमेरिका ऑब्वियसली अपनी ईगो और ना की वजह से जिस माइट से वो आए थे वो विड्रॉ करने को तैयार होंगे। ईरान को हम्म। अब समझ आई है कि कितना हम्म। हैवी इन्फ्लिक्शन कर रहा है वो, उनकी डिस्ट्रक्शन कर रहा है, ना सिर्फ अमेरिका के नियर बाय अड्डों को बल्कि इसराइल को भी किस तरह कर रहा है। हम्म। नंबर वन। दो बड़े मुल्क जो पढ़ ठीक। सकते थे बीच में, उनकी अपनी इंटरेस्ट है, अपनी नेशनल इंटरेस्ट है। प्रेसिडेंट पुतिन जो है मेरा ख्याल है सबसे इत्मीनान में हम्म। बैठे हैं, क्योंकि उनका ऑयल बिकना शुरू हो गया और वो कैश पर बिकना शुरू हो गया और वो हम्म। वेनेजुएला में कैश इस्तेमाल होगा। नंबर वन। नंबर टू, सोवियत यूनियन के ठीक। जमाने का उनको याद है कि अमेरिका ने किस तरह सोवियत यूनियन को निकाला था अफगानिस्तान से। तो वो समझते हैं कि इसी तरह अब अमेरिका हम्म। भी मिलिटरीली भी और डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेट भी हो, डिप्लीट भी हो। आपने देखा किस तरह आइसोलेशन हो रही है कि लोग उनका साथ नहीं दे रहे अब ना हॉर्मोज। वो कह रहे हैं कि 90% जापान तेल मंगाता है, हम तो 1% मंगाते हैं, तो अब वो भी कन्विंस नहीं हो रहे। और अगर आप 1% मंगाते तो आपका स्टेक ही कोई नहीं था फिर इसको ब्लॉक करने के लिए। आप तो कहते कि हम ब्लॉक, हमें जरूरत ही नहीं है तेल की। ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी के तौर पर यूज किया। अब प्रेसिडेंट पुतिन भी इस पर इत्मीनान में है, बहुत जल्दी में नहीं है, वो डिप्लीट चाहते हैं। चाइना भी चाहता है कि एम्बेरसमेंट कॉज हो, क्योंकि बहुत ज्यादा हेजेमोनिक डिजाइन जो अमेरिका ने पिछले दिनों में किए, और ग्रीनलैंड और कभी बगराम बेस और कभी नेटो के खिलाफ और कभी किसी कैनेडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। तो अब मेरा ख्याल है बहुत सारी दुनिया को रियलाइज हुआ है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ओवर 1 ईयर जो 1.25 साल उन्होंने गुजारा है, खुद आइसोलेट किया बुनियादी तौर पर। अब दुनिया जाहिर है उनका, जिसको कहते हैं ना, हम्म। एक वेट एंड सी मोड में चली गई है कि जनाब हम भी देख लेते हैं। आपको बहुत ज्यादा जोम था या बहुत ज्यादा प्राइड था, तो वो कम डाउन होगा तो फिर आई थिंक दुनिया पड़ेगी। एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो दीगर मौजूद के ऊपर बात करेंगे।